तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक शख्स जो मामूली शख्स नहीं बल्कि एक पब्लिक सर्वेंट, एक चुना हुआ विधायक, एक सत्ताधारी दल का विधायक, यानी जिसकी सरकार है उस पार्टी का एमएलए, उसके ऊपर एक नाबालिग लड़की के रेप का इल्ज़ाम लगता है। उस नाबालिग लड़की के पिता को पुलिस इस कदर टॉर्चर करती है उसी एमएलए के कहने पर कि उसके पेट के अंदर की आंतें फट जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके चाचा और उसके ताऊ, इन सबको बुरी तरह पीटा जाता है। खुद ये लड़की जब अपने वकील और चाची के साथ एक रोज़ गाड़ी पर जा रही थी तो एक गुमनाम ट्रक उसकी कार को टक्कर मारता है। वो लड़की अगले कई महीने तक दिल्ली के एम्स में कोमा में रहती है। एक ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक को बीच में दखल देना पड़ता और कहता है कि यह मुकदमा यूपी में नहीं बल्कि दिल्ली में इसकी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करती है। एक ऐसा मुकदमा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि यूपी सरकार हर महीने उस लड़की को 15,000 रुपये रहने के लिए देगी, उसे किराए का घर देगी, 10 लाख रुपए मुआवजा देगी। एक ऐसा केस जिसमें उस एमएलए को इस नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के इल्ज़ाम में दिल्ली की लोअर कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। उम्र कैद यानी ताउम्र, जब तक वो जिंदा है जेल के अंदर रहेगा। एक ऐसा केस जिसमें उस लड़की के पिता के पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में भी कोर्ट उस एमएलए को 10 साल कैद की सज़ा सुनाती है। किसी हिंदी फिल्म की कहानी जैसी है ये कहानी, जिसमें किसी इंटीरियर, किसी गांव के किसी दबंग बाहुबली गुंडे की किसी परिवार के ऊपर जुल्म और सितम की कहानी, और बिल्कुल लगभग वही है उन्नाव की इस नाबालिग लड़की की रेप की कहानी। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मुकदमा दिल्ली में शुरू हुआ और हाई कोर्ट ने उस विधायक, उस बाहुबली विधायक, उस रेपिस्ट को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, तब साल 2019 था। अभी हम 2025 में हैं। सिर्फ 6 साल हुए इस सज़ा को, जिसमें बाकायदा उम्र कैद की सज़ा दी गई है। लेकिन 6 साल में ही दिल्ली हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के उस फैसले को सस्पेंड कर देता है और उस एमएलए को जमानत दे देता है। देश के इतिहास में आम केसेस में ऐसा कब हुआ, कितनी बार हुआ, आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो याद नहीं आएगा। लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या ताकतवर के लिए अलग कानून, कमज़ोरों के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग कानून। इस एक ज़मानत पर जो फैसला आया है ये बहस छिड़ गई है। और कमाल ये है कि इस दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ज़मानत दी, जो वहाँ जनाब जजेस बैठे हुए थे, उन्हें वकील ने समझाया कि देखिए पॉक्सो एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट उसी पर लगता है जो किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में फंसा, तो इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट वाला मामला तो जुड़ता ही नहीं है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के ऊपर पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट होने का भी उसके ऊपर साथ में जिम्मेदारी है, तो फिर मैक्सिमम 20 साल की सज़ा, मतलब मिनिमम, और मैक्सिमम उम्र कैद की सज़ा मिलती है। लेकिन अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, आम आदमी है, तो उसे फिर 7 साल की सज़ा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की। यानी जो पब्लिक सर्वेंट है उसे मिनिमम ही 20 साल की है, आम लोगों के लिए 7 साल है। लेकिन यहाँ वकील ने ये दलील दी कि कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव केस का वो रेपिस्ट जिसे उम्र कैद की सज़ा लोअर कोर्ट ने दी है, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता ही नहीं है। उनका ये कहना था कि पब्लिक सर्वेंट मतलब कोई ऐसा जो सरकारी कर्मचारी या फिर पुलिस अफसर हो या फिर आईएएस हो, डीएम हो, इस तरह के। जबकि कोर्ट ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि 2017 में जब ये केस हुआ, जब उस लड़की के साथ रेप किया गया, नाबालिग लड़की के साथ, तब कुलदीप सिंह सेंगर एक चुना हुआ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक विधायक था। अब विधायक अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं हुआ तो फिर कौन होगा? कमाल की बात है।
जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे नेताओं को पब्लिक सर्वेंट आप बना देते हैं, जहाँ नहीं होती है वहाँ नहीं होती। और इसी एक ग्राउंड पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। सीबीआई ने अब इस जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल दी और सीबीआई ने यह कहा है कि हाई कोर्ट ने यह गलत फैसला दिया है, सेंगर जैसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और जिस ग्राउंड पर पॉक्सो एक्ट के तहत कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये भी गलत है। वो एक सत्ताधारी, जो एक पावर में एक सरकार है, उस पार्टी का एमएलए जब ये क्राइम हुआ तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट कैसे नहीं हो सकता। एक एमएलए, एक एमपी कितना पावरफुल होता है, हम आप सब जानते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत के जो फैसला आया उसे खारिज करने के लिए सीबीआई ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सीबीआई इस केस में पूरे मामले की जांच करने वाली एजेंसी थी। अब पूरी कहानी आपको बताता हूं। शायद कुलदीप सेंगर की ये पूरी कहानी मैं बहुत पहले, कई साल पहले आपको सुना चुका हूं। लास्ट में कोशिश करूंगा इसके लिंक हो तो मिल जाए आपको। होता यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर की पूरी कहानी कुछ यूं है कि उन्नाव में 2002 में जिस लड़की के साथ ये रेप हुआ, तब उसके परिवार में 3 लोग थे, पिता, चाचा और ताऊ। और कुलदीप सिंह सेंगर उस वक्त प्रधानी और इन सब का चुनाव लड़ रहा था। फिर उसे मौका मिला विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। तो लड़की के पिता, चाचा और ताऊ यानी तीनों भाई ने मिलकर कुलदीप सिंह सेंगर की मदद की चुनाव लड़ने में। कुलदीप सिंह सेंगर चुनाव जीत गया, वो एमएलए बन गया। अब जब एमएलए बना तो मदद के बदले में लड़की के चाचा ने ये मांग रखी कुलदीप सिंह सेंगर से कि अब आप तो विधायक जी हो गए हैं, तो प्रधानी का चुनाव जो है हमें लड़ने दीजिए, हम लड़ेंगे। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ही परिवार से लड़ेगा, मतलब विधायक भी मैं रहूँगा और प्रधान भी मेरे घर की ही होगी। और उन्होंने अपनी माँ को लड़ा दिया। इसके बाद से ये दुश्मनी चलती रही। फिर चाचा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया आर्म्स एक्ट का और पता नहीं क्या क्या। और फिर ये सारी चीज़ें जब हुई तो अब दुश्मनी होनी शुरू हो गई। तभी 2017 की बात है। अचानक एक रोज़ ये पीड़ित, ये विक्टिम पुलिस स्टेशन पहुंचती है लोकल और कहती है कि विधायक जी के पास मैं अपनी फरियाद लेकर गई थी, जो मेरे चाचा, ताऊ इन सबको झूठे केसेस में फंसा रहे हैं बदला लेने के लिए, कि ऐसा ना करें। लेकिन शाम का वक्त था, मैं घर गई उनके, और उन्होंने मेरी फरियाद सुनने की बजाय मेरी आबरू लूट ली। लड़की ये शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अब पुलिस स्टेशन वालों में जो कि क्या हिम्मत की वहाँ के सिटिंग एमएलए के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करे, और लड़की नाबालिग। उन्होंने कंप्लेंट तो लिख ली लेकिन विधायक का नाम नहीं लिखा। इसके बाद ये लड़ाई चलती रही। अब लड़की के घर वालों को धमकाया जाने लगा, एफआईआर वापस लो, वो लेने को तैयार नहीं। फिर एक एक कर चाचा, ताऊ सभी के ऊपर बिजली गिरी। फिर पिता को एक झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई कि उसके पास हथियार था, उसने हमला किया, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस सेंगर के अपने भाई के जरिए। और कमाल ये था कि वो जो हथियार से हमला किया था, वो हथियार भी सेंगर के भाई ने पुलिस को दे दिया कि ये लड़की के बाप का है। लड़की के पिता गायब थे। फिर पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद थाने में ज़बरदस्त पिटाई की, टॉर्चर किया, और वो चीखने लगा दर्द से। फिर उसे जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद भी पेट दर्द से वो करा रहा था, चीख रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन उसको पेट दर्द की दवा दे दी गई और कहा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे जेल में ही इस लड़की के पिता की मौत हो गई। इधर लड़की लगातार एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम दर्ज करने की लड़ाई लड़ रही है, नाम दर्ज नहीं हो रहा है। 37 लेटर लिख चुकी थी वो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीएम जो थे यूपी के योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा अपोजिशन लीडर के जो बड़े बड़े नेता थे, हर एक को 37 बार लेटर लिखा कि हमें इंसाफ दिला दो, हमारा रेपिस्ट घूम रहा है, मेरे परिवार को एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसी दौरान में वो लड़की अब इसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने एक वकील के साथ एक रोज कार में जा रही थी। अचानक एक ट्रक आता है और कार को उड़ा देता है। वकील साहब बुरी तरह घायल हो जाते हैं, मौसी की मौत हो जाती है, लड़की कोमा में चली जाती है, फिर दिल्ली के एम्स में रहती है। इधर मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो फिर
लड़की लगातार लेटर लिख रही है और उसके बाद एक रोज़ वो ऐलान करती है कि वो अब जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा है तो खुद को मार देगी, खुद को जला देगी, वो भी यूपी के सीएम के घर के बाहर। अब ये मामला अचानक मीडिया में आ जाता पहली बार कि एक उन्नाव की लड़की है जिसके साथ उन्नाव के ही विधायक ने रेप किया है और जिस लड़की के पिता की जेल में मौत हो गई। अब जब मीडिया में खबर आई तो सारे नेशनल चैनल के जो ओबी वैन है जिससे लाइव करते हैं अब सब उन्नाव की तरफ भागे। अब वहाँ से ये खबरें धुआंधार चल रही हर नेशनल चैनल पर। अब पहली बार यूपी सरकार भी दबाव में आई, पुलिस वाले भी दबाव में आए। फिर ये हुआ कि नहीं एफआईआर दर्ज करो, क्या करें। तब यूपी के सीएम ने कहा कि हटाओ, मामला सीबीआई को दे देते हैं। अब सीबीआई को जैसे ही मामला सौंपा गया, सीबीआई ने सिर्फ सारे कागजात देखे, उसके बाद ऐलान किया कि इसमें कुलदीप सिंह सेंगर गुनहगार है। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट कर लिया गया। लड़की के पिता की जेल में मौत हुई थी ये भी क्लियर हो गया तफ्तीश से कि उसे टॉर्चर किया गया था थाने में। थाने के कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये आ गया कि उसके पिता की मौत आंत फटने से हुई थी जब पुलिस वालों ने मारा। अब ये सब कुछ हुआ, एफआईआर दर्ज, सेंगर गिरफ्तार। उसके बाद अब सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने के 1 साल बाद तक मुकदमा शुरू ही नहीं होता। वजह ये कि यूपी सरकार ये फैसला ही नहीं कर पा रही कि इस मुकदमे को किस कोर्ट में भेजा जाए, सीबीआई की कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, उन्नाव कोर्ट में, कहाँ। अब आप सोचिए, इस देश का शायद चुनिंदा मामलों में से एक होगा कि एक एमएलए जो बाहुबली है, जिसकी वजह से एक परिवार तितर बितर हो गया, एक लड़की जिसे मारने की कोशिश की गई, एकदम सब कुछ फिल्मी कहानी चल रही है। सीबीआई को मामला दिया गया, चार्जशीट दाखिल है, पर 1 साल तक मुकदमा इसलिए नहीं शुरू हो रहा क्योंकि सरकार से हरी झंडी नहीं मिल रही कि किस कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो। लड़की फिर अदालत पहुंचती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, कहती है क्या मतलब मजाक है, यहाँ गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून। अब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सुनती है, सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है ये क्या हो रहा है इस देश में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन फैसला सुनाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि अब इस लड़की का मुकदमा यूपी के अंदर नहीं सुना जाएगा, मुकदमे की कार्रवाई यूपी के बाहर दिल्ली में होगी और दिल्ली के लोअर कोर्ट पटियाला हाउस में इस मुकदमे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई 1 साल के बाद चार्जशीट दाखिल होने के ध्यान रखेगा। आम मामलों में ऐसा नहीं होता, आम इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता, बट यहाँ बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, विधायक हैं, वो भी रूलिंग पार्टी के, तो इतनी छूट तो मिल ही जाती है। अब दिल्ली में मुकदमा शुरू हुआ, पर लोअर कोर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। बेहद कम वक्त में 2019 में पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा हूबहू मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि अदालत बलात्कार के मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। दोषी विधायक को अब बाकी बची उम्र जेल में ही काटनी होगी। इसके अलावा अदालत कुलदीप सिंह सेंगर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है, जो उन्हें 1 महीने के अंदर जमा करना होगा। साथ ही अदालत ये भी आदेश देती है कि बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए, जो उनकी मां को मिलेगा। सीबीआई पीड़ित और उसके परिवार को ज़रूरी सुरक्षा भी प्रदान करे और हर 3 महीने में उनकी सुरक्षा की समीक्षा करे। अदालत उत्तर प्रदेश सरकार को भी हुक्म देती है कि वो अगले 1 साल के लिए पीड़िता और उसके परिवार के लिए दिल्ली में किराए के आवास का इंतजाम करे और इसके लिए हर महीने 15,000 रुपये का भुगतान करे। पीड़िता और उसका परिवार सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के घर में 1 साल तक दिल्ली में ही रहेगी। दोषी विधायक पब्लिक सर्वेंट है और इस लिहाज से उसने जनता के साथ विश्वासघात भी किया है। धर्मेंद्र शर्मा, जज, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, दिल्ली। ये फैसला था 20 अगस्त 2019 का। 20 अगस्त 2019 को ये फैसला आया, कुलदीप सिंह सेंगर जेल में, और उसके बाद ये मुकदमा चलता रहा। फिर इस लड़की के पिता के मौत के मामले में भी 10 साल की सजा हुई। 6 साल बीते। कुलदीप सिंह सेंगर ने अब हाईकोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील कर दी थी
जब ये फैसला आया 20 अगस्त 2019, दिसंबर 2019 में ही उसने, बल्कि दिसंबर से पहले ही 2019 में ही लोअर कोर्ट के सीबीआई के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि मुझे उम्र कैद की सजा मिली, मैं बेकसूर हूं। 6 साल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी इसी हफ्ते कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी, और जमानत की जो वजह बताई उसमें से 2 सबसे अहम है, वो जानना बहुत जरूरी है। पहली, उसने कहा कि ऑलरेडी कुलदीप सिंह सेंगर 7 साल 6 महीने जेल में रह चुके हैं, क्योंकि मुकदमा बाद में आया, कुलदीप सिंह सेंगर पहले अरेस्ट हो चुका था, तो 2017 में अरेस्ट हुआ था, तो 7 साल 6 महीना जेल में रह चुका है। और उसकी जो अपील थी हाई कोर्ट में वो पेंडिंग पड़ी रही, लंबित रही, उस पर फैसला नहीं आया। तो आर्टिकल 21 के तहत उससे ये हक है कि वो इस बारे में अपनी अपील करे, और उसे जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे वक्त तक आपने कोर्ट में उसके उस मुकदमे की सुनवाई नहीं की और उसको फैसला भी नहीं दिया। 7 साल 6 महीने जेल में रह चुका है और अपील जो है 6 साल से लंबित पड़ी है, तो फिर क्यों ना उसे जमानत दे दी जाए। ये पहला था। अब पहले की सफाई भी देता हूं। हाई कोर्ट ने यह कहा कि 7 साल 6 महीने जेल में रहा, और हाई कोर्ट में जो उसने अपील की थी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस पर फैसला नहीं आया, इसलिए उसको जमानत मिलनी चाहिए। कमाल ये देखिए कि यही दिल्ली हाई कोर्ट, जिसके जज ने जमानत दी अभी इसी हफ्ते, इसी हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर ने जब लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, 4 बेंच बदल गई। किसी ने भी उसकी उस अपील पर फैसला नहीं सुनाया। पहली बेंच तो फैसले के करीब तक पहुंच गई थी, सारी सुनवाई जरा पूरी हो गई, बस फैसला सुनाना शायद बाकी था, उससे जस्ट पहले उस जज का ट्रांसफर हो गया। अब नई बेंच आ गई। अब नई बेंच ने फिर से सुनवाई शुरू की, फिर उनमें से एक का तबादला हो गया, दूसरी बेंच ने भी कोई फैसला नहीं दिया। तीसरी बेंच आई, उनमें से भी एक जज साहब निकल लिए, ट्रांसफर हो गया। तीसरी बेंच भी फैसला नहीं सुना पाई। चौथी बेंच आई, चौथी बेंच भी फैसला नहीं सुना पाई, और उसमें से भी किसी का तबादला हो गया। उसके बाद ये 5वीं बेंच है जिसने जमानत दी थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ये कह रहा है कि इतने सालों तक उसके अपील पर फैसला नहीं हो पाया, इसलिए उसे जमानत देनी चाहिए। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट तो है जिसके 4 बेंच 6 साल लगा दिए, फैसला नहीं सुना पाया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली हाई कोर्ट। तो जब जिम्मेदार वो है तो फिर फायदा कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों? और जिस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जमानत पे अपना फैसला सुनाया, ये पीड़िता लड़की उन्नाव की उसी कोर्ट के बाहर थी, और जब फैसला आया उसकी आंखों में आंसू था और डर था। फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर, वो लड़की जो पीड़िता है, विक्टिम है, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे। हर मंडे को पुलिस के सामने हाजिरी लगाएंगे, पासपोर्ट रख देंगे, वगैरह वगैरह। अब 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर जैसा बाहुबली विधायक, दबंग, उसे 5 किलोमीटर के रेंज में जाने की क्या जरूरत है? विक्टिम का यह कहना है कि वो 1000 किलोमीटर दूर से भी इशारा कर उसे मार सकता है। उसने ये पहले भी किया, उसके परिवार के साथ भी किया, तो उसे मारने में क्या है? इसलिए ये लड़की अब डरी हुई है कि अगर उसे बेल मिल गया, मिल तो चुका है, लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं आया, क्योंकि अभी उसके फादर के जो 10 साल की सज़ा मिली है मौत के मामले में, अंदर है। उस पर भी उसने अपील दाखिल कर रखी है, लेकिन अभी ज़मानत नहीं मिली। तो इस ज़मानत पे तो अभी वो बाहर नहीं आएगा, बाकी के ज़मानत के रास्ते साफ हो जाएंगे। और विक्टिम का कहना है जब पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें उम्र कैद की सज़ा, उसमें बेल मिल गई, तो 10 साल वाली सज़ा में फिर बेल मिलने में क्या मुश्किल है? ये फैक्ट है, हो सकता है मिल भी जाए। तो जब मिल जाएगा, वो बाहर होगा, तो इस लड़की पे क्या बीतेगी जिसने उन्नाव छोड़ दिया उसके डर से। वो दिल्ली में ही अब रहती है परमानेंटली, उसके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उन्नाव में वो जी ही नहीं पाएंगे। और कोर्ट ने अब जमानत दे दी। अब आप बताइए इस फैसले को क्या कहेंगे? यही कोई आम आदमी होता, कोई गुमनाम शख्स होता, दबंग ना होता, नेता ना होता, विधायक ना होता, सांसद ना होता, तो क्या ऐसे फैसले आते कि 20 साल की सज़ा, और ख़ासतौर पर निर्भया जैसे केस के बाद जिसमें सारे कानून आपने पलटे, आपने कहा कि नहीं रेप और पॉक्सो एक्ट बहुत सख्त, इसमें तो सज़ा ही होगी,
फांसी तक की सज़ा कर दी अगर रेप के साथ मर्डर हो तो एक तरफ ये कानून निर्भया के बाद तो ये सारा धोखा ही तो है, क्योंकि अगर ऐसे शख्स जो एक पब्लिक सर्वेंट है, एक रूलिंग पार्टी का एमएलए है, अगर उम्र कैद के बाद भी उसे ऊपर की अदालत जमानत दे दे तो फिर मैसेज क्या जाता है? यही वजह हमारे देश में आज भी रेप के केसेस में कन्विक्शन ही नहीं, सज़ा ही नहीं होती। 100 में से 75 रेपिस्ट छूट जाते हैं, 25 को सज़ा होती है, उन्हें भी इस तरह से बेल वेल मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं। तो ये मैसेज क्या जा रहा है कि अगर एक उम्र कैद की सज़ा पाने वाले एक विधायक को बेल मिल सकता है तो फिर बाकी रेपिस्ट क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे? किस कानून से? उन्हें लगेगा चलो ठीक है, पुलिस पकड़ लेगी, कोर्ट तो है ही है और जेल भी तो है ही है, जेल भी तो मज़े के लिए है। जेल में कौन सी सज़ा कौन काट रहा है? पैसे हैं तो सब ऐश वहाँ मौजूद है। इसे एक फैसले ने वाकई मतलब हैरान परेशान करके रख दिया और चौंका भी दिया लोगों को। मेरी कई पुलिस वालों से बात हुई अभी इन 2 दिनों में, वो भी हैरान थे कि मतलब मैसेज क्या गया। कोई हैरत की बात नहीं है अगर बाकी जो 10 साल वाली सज़ा उसमें भी बेल मिल जाए, ये बाहर निकले और उसके बाद फिर से वही राजनीति, वही सारी चीज़ें शुरू। पर इस पीड़िता का क्या होगा? सोचिएगा। तो इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे किसी नई कहानी के साथ। कल वैसे आज तक पर रात 11 बजे क्राइम कहानियाँ विद शम्स आप चाहें तो देख सकते हैं, और परसों आपसे अपनी वही रूटीन कहानी के साथ मुलाकात होगी। तो अपना और अपनों का तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।